Hello everyone, welcome back to our channel Alpha Doctors and today we are going to start pharmacology of the gastrointestinal section. हम पढ़ रहे हैं with reference to the first review assembly step 1 and so today we are going to start with the acid suppression therapy. What is acid suppression therapy? तो उसके लिए हमें थोड़ी फिजियोलॉजी को समझना ज़रूरी है कि सबसे पहले हमारे पास सिग्नल कैसे आते हैं और गैस्ट्रिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस कैसे हो रहा होता है। तो जो सबसे पहले स्टिमुलस आता है इट इज़ थ्रू द वेगस नर्व। वेगस नर्व जो है इट इज़ अ मेन या फिर मेजर नर्व हम कह सकते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की। तो जब भी वेगस नर्व से स्टिमुलस आता है वो एक्टिवेट करता है दो किस्म के रिसेप्टर्स को। वन ऑफ देम इज़ द एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर जो कि उसका मेन एक्टिंग हार्मोन है एंड सेकंड इज़ द गैस्ट्रिन रिलेटेड पेप्टाइड जिसको हम जीआरपी के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले एच यानी कि एसिटाइलकोलिन पाथवे को समझ लेते हैं कि जब भी वेगस नर्व एसिटाइलकोलिन पे एक्ट करती है तो वो एसिटाइलकोलिन जाके बाइंड होता है M3 रिसेप्टर्स पे। दीज M3 रिसेप्टर्स इन टर्न एक्ट ऑन दी GQ रिसेप्टर्स। तो ये G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स जो हैं वो जाके बाद में एक्टिवेट करते हैं IP3 एंड कैल्शियम पाथवे को एंड डेट इन टर्न एक्टिवेट्स दी हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase पम्प। तो इसके रिजल्ट में क्या होता है कि पोटेशियम जो है वो सेल के अंदर आता है, हाइड्रोजन सेल के बाहर आता है। ये वाला हाइड्रोजन बाद में क्लोराइड से मिलके दिस हाइड्रोजन देन कंबाइंस विद द क्लोराइड एंड इट फॉर्म्स द HCl इन द इंटेस्टाइनल या फिर इन द गैस्ट्रिक ल्यूमेन. So this was how it acts via the acetylcholine pathway. Second pathway is the GRP pathway that acts via the gastrin related peptide. तो जब GRP पे एक्टिवेट करती है वेगस नर्व वहाँ से G सेल पे एक्ट करेगी, G सेल से रिलीज होता है गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन दो किस्म के रिसेप्टर्स पे काम करता है। वन ऑफ देम इज द एंटीरोक्रोमेफिन सेल्स जिसको हम ECL सेल्स भी बोलते हैं एंड सेकंड इज द सीसेकी बी रिसेप्टर सेल जिसको हम गैस्ट्रिन सेल्स भी बोलते हैं। This again activates the GQ pathway, then goes to the IP3 pathway and again activates the hydrogen potassium ATPase pump. ECL pathway क्या करता है कि ECL pathway रिलीज करवाता है हिस्टामिन को। This histamine acts on the H2 receptors. This H2 act on the GS pathway that is the G synthesis pathway. It is again a G protein coupled receptor pathway. ये जाके एक्टिवेट करता है CAM pathway को। CAM pathway again एक्टिवेट करवाता है हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase पम्प को और रिलीज करवाता है गैस्ट्रिक एसिड। सो हमारे पास स्टिमुलेटरी में ACH आ गया, देन वी हैव द गैस्ट्रिन एक्ट्स विया टू रिसेप्टर्स दैट इज द ECL एंड द सीसेकीबी रिसेप्टर एंड जो ECL है वो रिलीज करवाता है हिस्टामिन को एंड हिस्टामिन एक्ट ऑन द H2 रिसेप्टर और ये भी एसिड को रिलीज करवाता है। तो एसिड रिलीज के वी हैव थ्री पाथवेज, एसिटाइलकोलिन और द मस्कुलिनिक पाथवे, गैस्ट्रिन पाथवे एंड द हिस्टामिन पाथवे। अब एसिड की सेपरेशन के भी अगर तीन पाथवेज स्टिमुलेशन के हैं तो सेपरेशन के भी इतने ही पाथवेज होने चाहिए। तो दो पाथवेज जो हैं वो एसिड सेपरेशन के होते हैं। वन ऑफ देम इज द सोमेटोस्टेटिन पाथवे एंड सेकंड इज द प्रोस्टाग्लैंडिन्स पाथवे। सो व्हाट हैपेंस इज कि सोमेटोस्टेटिन जब बाइंड करता है और प्रोस्टाग्लैंडिन जब भी अपने रिसेप्टर्स पे बाइंड करते हैं तो ये एक्ट कर रहे होते हैं जी इनहिबिटरी पाथवे पे। तो जब जी इनहिबिटरी पाथवे एक्टिवेट होता है वो इनहिबिट करता है कैम पाथवे को। कैम पाथवे इनहिबिट होगा तो हाइड्रोजन पोटेशियम पर एक्टिवेट नहीं होगा जिसकी वजह से HCl की प्रोडक्शन रुक जाएगी। सो सोमेटोस्टेटिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन दीज आर यूज्ड फॉर द इनहिबिशन ऑफ द एसिड secretion and ACH, gastrin and histamine are released for the increased release of HCl. तो अब अगर हमें एसिड की प्रोडक्शन को कम करना है, किसी बंदे को बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रही है, गैस्ट्राइटिस के सिम्टम्स आ रहे हैं, सो या तो हम इन दोनों पाथवेज को मज़ीद एक्टिवेट कर दें या तो हम इन तीनों पाथवेज को इनहिबिट कर दें। तो इसी को हम कंटिन्यू करते हुए आगे अपनी ड्रग्स की क्लासिफिकेशन को पढ़ने वाले हैं। So the first drugs we have are the H2 blockers और the histamine blockers. So histamine blockers में हमारे पास आते हैं सिमेटिडीन, फेमिटिडीन, नेज़ेटिडीन जो मेन हमारे पास ये तीन ड्रग्स हैं। उसके अलावा रेनिटिडीन इज आल्सो समटाइम्स यूज्ड। इसका मैकेनिज्म क्या होता है? मैकेनिज्म इज द रिवर्सिबल ब्लॉकेड ऑफ द हिस्टामिन रिसेप्टर्स जो कि हमने हिस्टामिन रिसेप्टर्स पढ़े थे एक्टिवेट हो रहे थे ECL पाथवे से, दैट इज द एंटीरोक्रोमेटिन पाथवे। तो जब हिस्टामिन के रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाएंगे तो GS पाथवे एक्टिवेट नहीं होगा जिसकी वजह से हाइड्रोजन पोटेशियम पंप एक्टिवेट नहीं होगा जिसकी वजह से हाइड्रोजन की सीक्रेशन जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। क्लिनिकल यूजेस के क्या क्या हैं? पेप्टिक अल्सर्स, गैस्ट्राइटिस एंड इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। इसके एडवर्स इफेक्ट्स थोड़े जहन में रखने वाले हैं क्योंकि एडवर्स इफेक्ट्स पे काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो एडवर्स इफेक्ट इट इज़ विद द सिमेटिडीन। सिमेटिडीन जो है इट इज़ अ पोटेंट इनहिबिटर ऑफ द साइटोक्रोम P450 पाथवे डेट
cytochrome P450 acts through the multiple drug reactions and it is a main enzyme of the liver जो कि ड्रग्स के मेटाबॉलिज्म को करवा रहा होता है। तो जब साइटोक्रोम P450 इनहिबिट हो जाएगा तो जिसकी वजह से ड्रग्स का काफ़ी जो मेटाबॉलिज्म है वो रुक जाएगा एंड उसके अलावा बाकी हार्मोन्स का भी मेटाबॉलिज्म रुक जाता है, जिसकी वजह से डिफरेंट बॉडी में साइड इफेक्ट्स आ रहे होते हैं, सच एज एंटी एंड्रोजेनेटिक इफेक्ट्स आ सकते हैं जैसे कि प्रोलैक्टिन रिलीज होने लग जाएगा, गायनेकोमेस्टिया होने लग सकता है, इम्पोर्टेंस, डिक्रीज लिबिडो इन मेल्स, ये सारे कॉमन सिम्टम्स हैं डेट आर नोन एज द एंटी एंड्रोजेनिक सिम्टम्स। उसके अलावा ये हो सकता है कि इट कैन क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर एंड डेट कैन कॉज कन्फ्यूजन, डिजीनेस एंड हेडेक। उसके अलावा प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर सकता है जिसकी वजह से इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन दी प्रेगनेंसी। उसके अलावा सिम्प्रिडीन जो है ये डिक्रीज करवाता है रीनल एक्सक्रीशन को ऑफ क्रेटिनिन जिसकी वजह से बॉडी में क्रेटिनिन की अमाउंट भी बड़ी हुई आ सकती है। जो अदर H2 ब्लॉकर्स हैं सच एज फेमोटिडीन, रेनिटिडीन एंड नाज़ाटिडीन, दीज आर रिलेटिवली सेफ, ओनली द सिम्प्रिडीन हैव सच साइड इफेक्ट्स। उसके बाद आते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। सो दीज आर द मोस्ट पोटेंट ड्रग्स एंड मोस्ट यूज्ड ड्रग्स इन द एंटायर जे फार्माकोलॉजी। तो पीपीआईज जो हैं वो उसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। इसका फंक्शन ये होता है कि डायरेक्टली जाके इनहिबिट कर रहा होता है हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस पंप को। तो पीछे से कितने भी हार्मोन्स आ जाएं, कितना भी स्टिमुलस आ जाए, लेकिन अगर मेन हाइड्रोजन पोटेशियम पंप ही ब्लॉक है तो फिर एसिड रिलीज नहीं होगा। इसकी वजह से पीपीआई जो है वो काफ़ी इफेक्टिव हैं। इसका मैकेनिज्म ये होता है कि इट इरिवर्सिबली इनहिबिट्स द हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस पंप एंड इसके क्लिनिकल यूजेस आर द सेम, डेट इज द पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्राइटिस, esophageal reflux disease, Zollinger-Ellison syndrome, and H. pylori. It can also be used in combination therapy that is known as the triple therapy or the quadruple therapy. Adverse effects of PPI include increased risk of C. diff infection that causes diarrhea, increased risk of pneumonia, and acute interstitial nephritis. उसके अलावा कुछ माइनर सिम्टम्स इंक्लूड विटामिन B12 मेल एब्जॉर्प्शन, क्योंकि विटामिन B12 इज एब्जॉर्ब विद द हेल्प ऑफ गैस्ट्रिक एसिड। तो जब गैस्ट्रिक एसिड कम होगी तो विटामिन B12 की मेल एब्जॉर्प्शन हो सकती है। उसके अलावा सीरम मैग्नीशियम एंड कैल्शियम की अमाउंट भी बॉडी में कम हो जाएगी क्योंकि उनकी भी एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी ड्यू टू डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ एसिड इन द बॉडी। तो जब भी इनकी अमाउंट बढ़ानी हो तो जब भी पीपीएस दे रहे हैं तो इट इज़ वाइज टू गिव देम एसेसरी सप्लीमेंटेशन। उसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं कुछ एंटी एसिड्स। एंटी एसिड्स आर बेसिकली ड्रग्स डेट कैन अफेक्ट एब्जॉर्प्शन, बायोअवेलेबिलिटी और यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ अदर ड्रग्स बाय अल्टरिंग गैस्ट्रिक एसिड यूरिनरी पीएच और बाय डिलेइंग गैस्ट्रिक एम्प्टिंग। एंटी एसिड्स में सब में ये कॉमन चीज़ है कि दे कैन कोज हाइपोकैलेमिया एंड ओवर यूज कैन कोज डिफरेंट प्रॉब्लम सच एज डायरिया, ब्लोटिंग एंड कॉन्स्टिपेशन। तो एंटी एसिड्स में जो ड्रग्स मशहूर हैं दीज आर द एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साइड इफेक्ट्स हैं कॉन्स्टिपेशन, हाइपोफॉस्फेटेमिया, ऑस्टियोडिस्ट्रोफी, प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस एंड सीजर्स। देन यू द कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट मतलब कि कैल्शियम ज़्यादा आ रहा है बॉडी में, सो इट कॉजेज हाइपर कैल्सीमिया जिसको हम मिल्क अल्कली सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। उसके अलावा द बाउंड एसिड सिक्रेशन इज सीन मोर विद कैल्शियम कार्बोनेट। उसके अलावा आ जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अपोजिट ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम में कॉन्स्टिपेशन होता था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में डायरिया होगा, हाइपोरिफ्लेक्सिया होगा, हाइपोटेंशन हो सकता है एंड कार्डियक अरेस्ट का खतरा भी होता है। Then we have some minor drugs such as bismuth sucralfate and misoprostol. So bismuth sucralfate is का मैकेनिज्म देखा जाए तो इट बाइंड्स टू द अल्सर बेस, यानी कि स्टमक की बात करें या फिर इंटेस्टाइन की बात करें, जहाँ पे भी अल्सर होगा ये जाके अल्सर के बेस पे बाइंड हो जाता है। जो वहाँ पे बाइंड होगा इट प्रोवाइड्स फिजिकल प्रोटेक्शन एंड अलाउज बाइकार्बोनेट सिक्रेशन टू इस्टेब्लिश द पीएच ग्रेडियंट। क्योंकि यहाँ पे अल्सर बना है, क्योंकि एसिडिटी ज़्यादा है यानी कि पीएच कम है, तो ये बाइकार्बोनेट की सिक्रेशन को बढ़ा के इस पीएच को न्यूट्रलाइज कर देता है। जब पीएच न्यूट्रलाइज हो जाएगी तो अल्सर की हीलिंग में ज़्यादा हेल्प होती है। सक्रालफेट का एक इम्पॉर्टेंट इफेक्ट ये है कि इट रिक्वायर्स एसिडिक एनवायरनमेंट। तो जब भी पीपीआईज के साथ या H2 ब्लॉकर्स के साथ बिस्मथ सक्रालफेट देंगे देन इट हैज़ नो यूज़, क्योंकि इट एक्ट्स बेस्ट इन दी एसिडिक एनवायरनमेंट। और अगर पीपीआईज या H2 ब्लॉकर्स एसिड की सिक्रेशन को बॉडी में कम कर देंगे तो बिस्मथ सक्रालफेट अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाएगा। क्लिनिकल यूज इसका होता है इन द अल्सर हीलिंग, ट्रेवलर्स डायरिया एंड इट कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर क्वाड्रुपल थेरेपी इन H. pylori गैस्ट्राइटिस।
The last one is the misoprostol. Misoprostol is a PGE1 यानी कि prostaglandin analog that increases the production and secretion of gastric mucus barrier, and it also helps with reduced production of the gastric acid. तो इसका क्लिनिकल यूज़ आ जाता है प्रिवेंशन ऑफ एनसिड इंड्यूस्ड पेप्टिक अल्सर्स में, क्योंकि एनसिड जो हैं वो प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को ब्लॉक करते हैं। तो जब प्रोस्टाग्लैंडिन ब्लॉक हो गए तो माइसोप्रेस्टोल हम एक अलग से प्रोस्टाग्लैंडिन से रहे हैं। सो एनसिड और माइसोप्रेस्टोल दोनों अपने इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगे, जिसकी वजह से बॉडी में अल्सर की जो खतरा है वो कम हो जाएगा। एडवर्स इफेक्ट्स इंक्लूड डायरिया एंड इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट्स ऑफ चाइल्ड बियरिंग पोटेंशियल, क्योंकि माइसोप्रेस्टोल इज आल्सो यूज्ड एज अ एबॉर्टिफिकेशन ड्रग यानी कि एबॉर्शन के लिए यूज़ होता है। तो इस वजह से माइसोप्रेस्टोल इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो दिस वाज ऑल इम्पोर्टेंट अबाउट दी एसिड सेपरेशन थेरेपी। आगे कुछ माइनर ड्रग्स रह गए हैं, हम उनको पढ़ेंगे एंड देन वी विल रैप अप आवर मॉड्यूल ऑफ GI सिस्टम। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।